हमारा पूरा फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने वाले हैं। इसी के आगे हम पढ़ेंगे जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया ना, वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं इसमें डाइपोल यानी कि दो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी से बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका डेफिनेशन है अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, -q + q दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल है, दोनों के परिमाण बराबर है और दोनों ही अल्प दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, 2a दूरी पर स्थित है। तो इस निकाय को हम कहते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है H2O। H2O ये वाटर मॉलिक्यूल है, पानी का अणु है, पानी का अणु है। ये पोलर कहलाता है, ध्रुवीय, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके अब पानी में क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश। इसमें क्या होगा, H2O में क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। तो ये इसका बेहतरीन एग्जांपल है H2O जो है। माइक्रो ओवन जानते हैं, माइक्रो ओवन जिसे वेव निकलता है और उस वेव से खाना पकता है, खाना पकता है। तो क्या होता है, उसे वेव निकलता है और उस माइक्रो ओवन में जो खाना रखा हुआ होता है, खाद्य पदार्थ जो रखा हुआ होता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। 1 सेकंड में करोड़ों बार वाइब्रेट होते हैं और इस तरह से हीट होता है खाना जो है, और खाना क्या हो जाता है, पक जाता है। आ समझ में। वापस आते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव में। तो क्या है वैद्युत द्विध्रुव, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि ये इमेज में डायग्राम में आपको दिख रहा है। और इसके एग्जांपल्स क्या है, H2N2 H2O। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये हम देख लेते हैं, मोमेंट होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आ रहा समझ में। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये है इसके एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, आवेश अदिश राशि है, एक आवेश का परिमाण। तो एक आवेश को ले लेते हैं, जैसे Q है, क्या है, आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, जनरली हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल मल्टीप्लाई 2, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, 2a है, क्या है 2a, 2a क्या हो जाएगा 2qa, 2qa। और आघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है सदिश राशि है, याद रखेंगे। नेचर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यह है सदिश राशि। डायरेक्शन जो है, दिशा जो है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है दिशा। कभी कभी पूछा जाता है दिशा जो है कहां से, ऋण आवेश से धन आवेश। और ये इसमें कोई नियम है नहीं ऋण आवेश से धन आवेश क्यों होता है, ये जो है जब आगे हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे, टॉपिक वगैरह पढ़ेंगे तो सरल होता है ऋण आवेश से धन आवेश लेना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन को, दिशा को। मात्रक जो है 2022-23 में पूछा गया था, कूलाम मीटर, क्या है कूलाम मीटर। मात्रक वीमी सूत्र जो है, वीमी सूत्र क्या होगा, वीमी सूत्र हो जाएगा ATL यानी कि M0 M0 L, मीटर है तो L आ गया, कूलाम यानी कि A होता है A तो TA, ये वीमी सूत्र है। ये तीनों जो है पूछा गया था लगभग 2022-23 के आसपास पूछा गया था, एक नंबर में 2022-23 में पूछा गया था। तो आगे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, तो उसमें हमको जरूरत पड़ने वाला है ये जो इक्वेशन है, ये द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण E = 2qa, इसकी जरूरत में पड़ने वाला है। तो इसी को मैं द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में किसे कहा जाता है, तो अक्षीय स्थिति में जब वह बिंदु, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के बढ़ाए गए रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, तो उस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं, उस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये जो है अक्ष हुआ वैद्युत द्विध्रुव का, तो इस अक्ष को अगर हम आगे बढ़ाएं, इस अक्ष को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस बढ़ाए गए रेखा पर वो बिंदु को, जिस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का, तो इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति में, इसे कहते हैं अक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में किसे कहेंगे, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यानी कि केंद्र से द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत स्थित हुआ बिंदु, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, निरक्षीय स्थिति में। जैसे अगर ये मान के चलते मध्य बिंदु है और इसके लंबवत लंब अर्धक पर स्थित हो अगर वो बिंदु, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो उसे हम कहते हैं क्या, निरक्षीय स्थिति में। क्लियर है, आगे बढ़ें। तो पहला हम देखते हैं अक्षीय स्थिति में। फर्स्ट हम डिराइव करते हैं इसके लिए अक्षीय स्थिति में। एक्सेल पोजीशन भी बोलते हैं, इन नाम पोजीशन भी कहते हैं, और अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है इस स्थिति में। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि मान लो A, और यहाँ दिखेगा नहीं है ना, तो
ए और बी विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। और इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यानी कि केंद्र से r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर, ये r दूरी पर बिंदु P पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लियर है? तो बिंदु B पर उपस्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम डिनोट करते हैं E + Q से, इज इक्वल टू, मान के चल रहे हैं कि ये जो निकाय है यानी कि विद्युत द्विध्रुव जो है यानी कि पूरा प्रोसेस जो है मीडियम में हो रहा है, माध्यम में हो रहा है, उसका परावैद्युतांक जो है डायरेक्टली कांस्टेंट जो है कितना है, कैपिटल K है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q अपान डिस्टेंस कितना है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं पॉइंट O, BP है, दूरी कितना है +q आवेश से BP, तो BP का वर्ग। अब देखिए BP का मान हमारे पास है नहीं, BP का मान हमारे पास है नहीं, हम मानते चल रहे हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई जो है कितनी है, 2a है, कितनी है, 2a है। तो यहाँ से OA की लंबाई कितनी होगी, a, और इसी तरह से OB की लंबाई कितनी होगी, a कितनी होगी। ठीक है? तो BP का मान है नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, BP का मान जो है निकाल सकते हैं कहाँ से, अगर हम इस OB में इस OB को माइनस कर दें तो BP का मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1/4πε0 कैपिटल K Q, और ये BP को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे OP में अगर हम माइनस कर दें इस OB को तो क्या मिलेगा, BP मिलेगा। तो हम वही करते हैं, OP में माइनस कर देते हैं किसको, OB को, OB को। अब ध्यान से देखिए OP क्या है, R है, मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, जिसका मान कितना है, R है, तो वो मान हम रखेंगे यहाँ, और OB का भी मान रखेंगे 1/4πε0 K Q अपान OP का मान कितना है, R है, माइनस OB का मान कितना है, स्मॉल है, मध्य बिंदु है O जो है, और इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है विद्युत द्विध्रुव है उसका लंबाई कितना माना है हमने, 2 स्मॉल a माना है। तो OB आधा हिस्सा है द्विध्रुव का, जिसका मान कितना होगा, स्मॉल a होगा। ये इतना बड़ा नहीं रहता है, एक्चुअल में विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है, हम समझने के लिए इसको इतना बड़ा ड्रा किया हुआ है, इतना बड़ा नहीं रहता है, इस तरह से हमने ड्रॉ किया है। तो OB का मान कितना है, a है, तो इसको हम रखते हैं a। तो ये इक्वेशन मिला E + Q का, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसकी जो डायरेक्शन होगा, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज जो है हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, या एकांक धन आवेश हम यहाँ एज्यूम करेंगे, कल्पना करेंगे। तो जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा वो BP की ओर होगा, किस ओर होगा, BP की ओर होगा। तो अलोंग BP जो डायरेक्शन है वो कैसा है, BP की दिशा में है। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और ये स्क्वायर में है, याद रखेंगे, तो इसमें क्या लगेगा, स्क्वायर, ये भूल गए थे, BP स्क्वायर में है, BP किसमें है, स्क्वायर में है, तो OP - OB पूरे का वर्ग, कोष्ठक में R - A ब्रैकेट क्लोज, और पूरे का वर्ग, ये हम भूल गए थे, इसको कर लीजिएगा। इसी तरह से बिंदु A पर जो उपस्थित आवेश है -q, क्या है, -q, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम यहाँ E + Q दिया, इसको हम देते हैं E - Q इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा, मीडियम में ही है, -q भी मीडियम में ही है, तो ये जस का तस हम यहाँ लिख लेंगे, याद रखेंगे, बड़ा आसान है इसको हल करना बनाना। तो जस का तस लिखें, देखिए सब में इस तरफ पूरा नीचे जस का तस उतरते जा रहा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, परिमाण तो उतना ही है, आवेश का परिमाण उतना ही है, तो क्या लिखेंगे, Q। याद रखेंगे, जब विभव पढ़ेंगे तो फिर इसको साइन सहित लिखेंगे, अभी विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो सिर्फ परिमाण को लिख रहे हैं, विभव में साइन सहित लिखेंगे। नीचे देखिए, नीचे क्या लिखेंगे, दूरी कितना है, AP का वर्ग, कितना है, AP का वर्ग, तो यहाँ करते हैं AP का वर्ग। AP का मान तो है नहीं हमारे पास, तो फिर से वही काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम OP + OA कर देते हैं, तो AP का मान निकल जाएगा, तो AP का मान हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, इसको जैसे हम लिख लेते हैं 1/4πε0 K Q अपान AP का मान कितना है, OP + OA। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ R पहले आया है तो कोशिश कीजिएगा OP पहले लिखें, क्योंकि OP बराबर R है, OP का मान कितना है, R, तो OP को पहले लिखें, प्लस OA करें, और OA का वैल्यू बाद में A आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, मान रखते हैं OP और OA का, तो E - Q का वैल्यू मिलेगा हमें, E - Q इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रखना है, 1/4πε0 K, इधर क्या है, Q अपान OP का मान कितना है, देखिए O से P मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, जिसे हमने शुरू में ही माना, कितना है, स्मॉल r है, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल r प्लस OA, आधा लंबाई है, द्विध्रुव का आधा लंबाई कितना होगा, A होगा, पूरा लंबाई कितना है, 2a है। सुंदर क्या कर रहा है, ये इतना, और इसमें स्क्वायर में है ना सब, ये भी स्क्वायर में है, तो ये भी किसमें रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। देखिए डायरेक्शन क्या होगा, तो -q है, तो P से A के डायरेक्शन में रहेगा। देखिए E + Q जो है डायरेक्शन क्या था, BP के डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में था, BP के डायरेक्शन में था, ये E + Q था, ये क्या था, E + Q था। E - Q का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, P to A होगा, P to A होगा। तो डायरेक्शन हम देते हैं, डायरेक्शन क्या है, P to A है। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। अब देखिए E + Q और E - Q दोनों के डायरेक्शन जो है अलग अलग है, दोनों के डायरेक्शन जो है अलग अलग है, और डायग्राम से स्पष्ट है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके पहले जो E का जो वैल्यू था, E का जो वैल्यू निकला था वो प्रोपोर्शनल होता है दूरी के, किसके, दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, E + Q इज ग्रेटर देन होगा E - Q के, E + Q इज ग्रेटर देन होगा E -
क्यू के। क्लियर है? अतः हम क्या करेंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र मिला है E प्लस क्यू का इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम वैल्यू क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, ये है क्यू अपान ब्रैकेट में r माइनस a का वर्ग, फिर माइनस इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, देखिए ये तो वही है, इसको जैसे का तैसा लिख देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या बचा है, ये इक्वेशन बचा हुआ है, क्यू अपान r प्लस a ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर, ये बना जाएगा। ठीक है? अब यहाँ देखिए कॉमन क्या निकलता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो कि नियतांक वैल्यू है, वो कॉमन है दोनों में, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू भी है तो क्यू को भी ले लेते हैं, बचा क्या, तो बचा हुआ है 1/r माइनस a ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर माइनस 1 पुस्तक में r प्लस a पुस्तक बंद और पूरे का घात 2, ये इतना मिलेगा। ठीक है? अब इसको हल करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको हल कर लेते हैं तो ये इसे मल्टीप्लाई करो r प्लस a होल स्क्वायर माइनस r माइनस a होल स्क्वायर अपान, यहाँ क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा r माइनस a स्क्वायर r प्लस a होल स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है? अब इसको जब आप हल करेंगे, तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra मिलेगा, प्लस 2ra। मैं यहाँ उसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि हम सीधा मान जो है रख सकें। देखिए इसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra। ठीक है? इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है तो माइनस a स्क्वायर माइनस 2ra, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2ra। जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये और ये r स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और क्या जुड़ जाएगा, 2ra जो है जुड़ जाएगा, क्या मिलेगा, 4ra मिलेगा, इतना मिलेगा। ठीक है क्या, तो ऊपर कितना बचा, सिर्फ 4ra बच रहा है सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, r माइनस a होल स्क्वायर मल्टीप्लाई r प्लस a होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, इस रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आगे ये जो इक्वेशन हमें मिलेगा, ये किस रूप में मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये ऊपर क्या बचा हुआ है, सिर्फ बचा हुआ है यहाँ 4ra अपान नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगा। देखिए मैं शुरुआत में ही बोला था कि हमें जरूरत पड़ेगा किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2qa इज इक्वल टू p, जो कि द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो क्या इस इक्वेशन से हमें 2qa मिल रहा है, तो यस मिल जाएगा। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ से 2 ले लेते हैं, q तो है ही और a भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को लिखते हैं यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ब्रैकेट में लिखते हैं किसको, 2qa को, और क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा 2, तो उसको लिखे हम यहाँ 2, और यहाँ से बचा है r, तो इसको लिखे हम r यहाँ अपान, नीचे क्या बचा हुआ है, तो नीचे बचा हुआ है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए 2qa का मान कितना होता है, कितना होता है, p होता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हम रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका मान क्या हो जाएगा p, तो हमें मिलेगा 2pr अपान r स्क्वायर a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये फाइनल इक्वेशन है, ये क्या है, फाइनल इक्वेशन है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन जो है होगा, क्योंकि E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू है, E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू है, तो E प्लस क्यू के डायरेक्शन में होगा, और E प्लस क्यू का डायरेक्शन क्या है, BP, क्या है, BP। तो डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, BP वेक्टर, यानी कि P से P की ओर। अब यहाँ एक चीज और हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है, वैद्युत जो द्विध्रुव है, वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी कि यहाँ ये जो डाइपोल है बहुत छोटा है, और जिस बिंदु पर हम ज्ञात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि A इज लेस देन R है, A इज लेस देन R है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, A को इग्नोर कर सकते हैं, A को इग्नोर, यानी कि वो हमारे पूरे इस इक्वेशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, उसको छोड़ सकते हैं। तो नीचे क्या बचेगा, R स्क्वायर, उसका स्क्वायर बचेगा, यानी कि r टू द पावर 4 बचेगा, और ऊपर भी r ही है, ऊपर r है तो एक आदमी जगह कर जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर क्या बचा है 2p अपान r टू द पावर 3। तो ये किस कंडीशन में, अगर वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है तब, और होता है वैद्युत द्विध्रुव छोटा ही रहता है। वाटर मॉलिक्यूल कितना कितना बड़ा रहता है बताओ, कितना बड़ा रहता है, देखो मैं तो नहीं देखा वाटर मॉलिक्यूल अभी, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तो खुली आंखों से तो दिखाई देता नहीं है, खुली आंखों से दिखाई देता नहीं है, इतना छोटा रहता है, आ रहा समझ में, और वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो इस तरह से ये आपका फाइनल इक्वेशन, जिसकी डायरेक्शन dp, किस दिशा में, dp वेक्टर। तो आप चाहे तो यहाँ p कैप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं,
पी कैप लगा सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन क्या है -2 से +2 की ओर ही है। देखिए किस डायरेक्शन में है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ही दिशा में है। किस डायरेक्शन में है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में ही है, और डायरेक्शन यहाँ है क्या, बीपी वेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन क्या है, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, परिमाण समान यानी कि जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आवेश शून्य होगा। तो कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का कितना आवेश होता है, तो कितना आवेश होता है, शून्य आवेश होता है। लेकिन होता क्या है, जब अलग अलग बिंदुओं पर ज्ञात करेंगे, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, उसके विद्युत क्षेत्र जो है उन बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान मिलता है, उसे ही हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें हमने अच्छी स्थिति में ज्ञात किया, और ये निरक्षी स्थिति के लिए कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ प्लस क्यू है, तो ये एपी की डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ माइनस क्यू है तो पीबी के दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, पीबी के दिशा में होगा। अब इस ई प्लस क्यू को और इस ई माइनस क्यू को हम दो घटकों में, दो फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो किस तरह से, अगर हम माने कि यहाँ थीटा एंगल है और यहाँ माने अगर थीटा एंगल है, तो देखिए ई प्लस क्यू को किस तरह से तीन घटकों में विभाजित कर लेंगे। एक तो घटक ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, और दूसरा घटक ये हो जाएगा क्षैतिज घटक। तो देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, इसका मतलब यहाँ भी थीटा ही होगा, यहाँ भी थीटा ही होगा। आ रहा है समझ में। तो इधर क्या होगा, इधर ई प्लस क्यू साइन थीटा, और इधर क्या होगा, इस तरफ कॉस थीटा, इस तरफ क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर है। इसी तरह से ई माइनस क्यू को भी हम दो घटकों में विभाजित कर पाएंगे। एक घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक, और एक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। ये कुछ इस तरह से, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा ये जो है, और ये वाला घटक क्या होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्या होगा, देखिए ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, परिमाण बराबर होंगे, और डायरेक्शन अलग अलग है। ई माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की ओर है, ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की ओर है। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और इन दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस मिलेगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये इक्वेशन मिलेगा हमें बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके लिए। फिर आगे जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, अब चूंकि दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2e प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। और जब हम ई प्लस क्यू का मान निकालेंगे, ई प्लस क्यू का मान निकालेंगे, तो देखिए एपी सेम रहेगा, बस यहाँ एपी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एपी। दूरी कितना है, एपी है, दूरी कितना है, एपी है। तो जब मान रखोगे आप 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इतना होगा, और क्या होगा, क्यू आवेश का परिमाण अपान एपी का वर्ग और कॉस थीटा, ये इतना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। आ रहा समझ में। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पीओए जो है, ट्रायंगल पीओए जो ट्रायंगल है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। और ये कण है, एपी क्या है, कण है, और ये जो डिस्टेंस है ये आर है, वो से की डिस्टेंस क्या है, आर है। तो लंब और आधार का मान तो हमें पता है, इसका मान ए है, इसका मान ए है। तो एपी स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान आधार बटे कण हो जाएगा, आधार बटे कण। तो आधार ए है और कण क्या है, तो कण एपी का मान निकालेंगे, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, वर्गमूल ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो सब मान को रख करके हल करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन तो ये मिला है इसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए क्या मिला है, देखिए अक्षीय स्थिति में ये किसके बराबर है, तो कांस्टेंट है, चलिए लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r⁴ इतना। जब निरक्षी के लिए ज्ञात करेंगे उन सब मानों को रख करके, तो निरक्षी के लिए हमें मिलेगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जितना मान मैंने बताया उन सब मान को जब रखेंगे तो हमें मिलेगा p/r⁴ कितना मिलेगा निरक्षी स्थिति में। आ रहा है समझ में। तो यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उतनी दूरी पर निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है, कितनी होती है, दुगुनी होती है। ये एक प्रश्न जो है बनता है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 जो है बचेगा, यानी ई अक्षीय बटे ई निरक्षी बराबर 2 बचेगा। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ई अक्षीय बराबर 2 मल्टीप्लाई ई निरक्षी। इससे पता चल रहा है अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षी स्थिति में उतनी दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी के बराबर होता है। आ रहा है समझ में। तो ये एक प्रश्न और बनता है। तो इन दोनों के नोट्स आपको मिल जाएगा, किसमें, व्हाट्सएप में मैंने भेजा है उसमें मिल जाएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, जहां मैंने माना कि लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है, वहां आपको चीजें मेंशन कर लेना। जैसे कि मैंने बताया कि मान लो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना ही जोड़ना है आपको, बाकी सेम टू सेम जो नोट्स मैंने भेजा है आपको सेम उतार लेना है। 2 नोट्स मैंने और भेजा है, एक एकांक आवेश का, इसका एकांक आवेश का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं, उन दोनों को भी आपको लिख लेना है। कूलाम के नियम की सीमाएं 2022-23 में पूछा गया था 2 नंबर में। तो क्या क्या सीमाएं हैं, पहला तो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, इसके लिए सत्य है बिंदु आवेशों के लिए। दूसरा स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, इसके लिए स्थिर आवेशों के लिए, गतिशील आवेशों के लिए वो काम नहीं आता है, उसके दूसरा लॉ हम लिखेंगे। और अत्यधिक दूरी और कम दूरी के लिए वो ट्रू नहीं है। कम दूरी किसके लिए, तो 10 की घात 15 मीटर से कम दूरी के लिए, इससे कम दूरी के लिए तो नाभिक की बात जो है यहाँ एक्टिव हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसलिए इससे कम दूरी पर कूलाम का नियम जो है कार्य नहीं करता है। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं, बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है और स्थिर आवेशों के लिए कार्य करता है
अत्यधिक दूरियों में काम नहीं आता है, और कम दूरियों में कितना 10 की घात 15 मीटर से कम दूरी में, यानी कि न्यूक्लियर का जो साइज होता है उससे भी कम दूरी की बात हो रहा है, नाभिक का जो आकार है उससे भी कम दूरी की बात हो रहा है, तो उसमें फिर न्यूक्लियर जो फोर्स होता है, नाभिकीय बल होता है वो एक्टिव हो जाता है, प्रबल हो जाता है, इसलिए वहां काम नहीं आता है। ठीक है, बाकी